जापान ने आर्टिकल छापा कि भारत के मुस्लिम पॉलिटिक्स का उभरता हुआ सितारा बन चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। जापान भी ओवैसी साहब के इल्म की कदर करता है, जापान में भी ओवैसी साहब का डंका बज रहा है। तो आपको इससे ज़्यादा क्या चाहिए? कि कभी आपने सुना है कि जापान में राहुल गांधी का बात छपा हो, ममता बनर्जी का बात छपा हो, अखिलेश यादव का बात छपा हो? कभी नहीं है, क्योंकि ये लोग उतने काबिल नहीं हैं। अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, पर उतने काबिल नहीं है। पर ओवैसी साहब, और ओवैसी साहब की चर्चा सिर्फ जापान में नहीं है, बल्कि अमेरिका में ओवैसी साहब को बुलाया जाता है, स्पीच दिलाई जाती है, बड़े नेताओं में उनका नाम को शुमार किया जाता है। बड़े बड़े वो नेता जिन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए लड़ाई लड़ी और उनको बदल कर रख दिया, उसमें ओवैसी साहब का नाम है। तो अब ये देखना है कि ऑलरेडी रशिया की आर्मी तो तीन तरफ से यूक्रेन को घेरे हुए है। उनके 2 स्टेट को तोड़कर आज़ाद देश बना चुकी है। अब आगे उनका क्या हमला होगा हमें नहीं पता। अब वो जैसे हमला होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, पर याद रहे कि अगर ये हमला तेज़ होता है तो तेल के दामों में तो उछाल आएगा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो भारत के लोग जाने जिन्होंने इतनी महंगी सरकार चुनी है, पर भारत के एकता और अखंडता पर इसका खतरा मंडराएगा, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अगर आप सब चाहते हैं कि तत्कालीन तरीके से ओवैसी साहब को पीएम बना दिया जाए, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को होम मिनिस्टर बनाया जाए, तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि जब हमारे हिंदू भाई चाहेंगे तो ये लोग ज़रूर पीएम बन जाएंगे। जब तक हिंदू भाई नहीं चाहते, कोई देश में पीएम नहीं बन सकता है। इस बात को आप जितनी जल्दी भारत का मुसलमान समझ लेगा, उतनी जल्दी वो भारत को तरक्की में लाने में सहयोग करेगा। आखिरकार रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर ही दिया। रशिया ने यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए हैं। रशिया ने यूक्रेन पर अपनी आर्मी भेजकर यूक्रेन के 2 स्टेट को आज़ाद कंट्री बना दिया, जिसमें से एक का नाम है डोनेत्स्क और दूसरा का नाम है लुहांस्क। और एक यूक्रेन, यानी इस वक्त यूक्रेन के 3 विभाजन हो चुके हैं। एक तो पूरा लाल पुर्जा वाला यूक्रेन, दूसरा डोनेत्स्क और तीसरा लुहांस्क। इस वक्त भी यूक्रेन को 3 तरफ से रशिया की आर्मी घेरे हुए हैं, और जिस अमेरिका के भरोसे में यूक्रेन बैठा हुआ था, वो अमेरिका हाथ में हाथ धर के बैठा हुआ है। अमेरिका का जो इतिहास जानता है वो जानता है कि अमेरिका सिर्फ झूठ बोलने के लिए जाना जाता है। अमेरिका किसी का साथ कभी नहीं देता है, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है। और रशिया की फ़ौज इस वक्त यूक्रेन के अंदर घुसी हुई है, और जो 2 देश उन्होंने नए बनाए हैं उस पर अपनी छाप छोड़ रही है। उसको पूरी तरीके से यकीनी बनाने के लिए वहाँ पर छोटे छोटे हमले भी कर रही है। और बेचारा अमेरिका हाथ में हाथ धरे देख रहा है। बेचारा यूक्रेन कुछ नहीं कर पा रहा, और वो करेगा भी क्या। मुझे दुनिया में क्या चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। मैं इस वीडियो में अपने भारत की बात करूँगा कि अगर यूक्रेन के चक्कर में दुनिया की 2 बड़ी ताकतें एक दूसरे से लड़ने मरने को तैयार हो जाती है, मेरे कहने का मतलब रशिया और अमेरिका से है, तो इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? भारत को इस सिचुएशन में यूक्रेन का साथ देना चाहिए या फिर रशिया का? रशिया का साथ भारत नहीं छोड़ सकता, क्योंकि रशिया के साथ भारत का S-400 का डील है, डिफेंस ये सिस्टम है, जो कि $5.5 बिलियन का है। और दूसरी तरफ यूक्रेन को भारत भारी मात्रा में सनफ्लावर ऑयल एक्सपोर्ट करता है, जिससे भारत की इकोनॉमी में बहुत अच्छा बूस्ट आता है। तो अगर इन द फ्यूचर दुनिया की 2 बड़ी ताकत रशिया और अमेरिका एक दूसरे से भिड़ जाती है, तो इससे भारत को कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा वो आप इस वीडियो के अंत तक समझ जाएंगे। अगर रशिया और अमेरिका एक दूसरे पर मिसाइल मारने में तुल जाती है और एक बहुत बड़ा वॉर का शक्ल ले लेता है, 3rd वर्ल्ड वॉर, तो फिर इसका भारत पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। और मेरे नज़रिए से अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप मान जाओगे कि सबसे ज़्यादा असर भारत पर ही पड़ेगा, और ये मैं होते हुए कभी देख नहीं सकता हूँ। भारत का इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। चाइना पहले ही अरुणाचल प्रदेश के 4.4 किलोमीटर अंदर भारत के अंदर घुसकर अपने घर बना रहा है, अपने लोगों को वहाँ बसा रहा है। 2019 की पिक्चर आप देखेंगे कि चाइना का वहाँ पर कोई दखल नहीं, लेकिन नवंबर 2020 तक मोदी जी के लीडर होने के बावजूद भी चाइना ने वहाँ पर गांव बसा लिए हैं। और ऐसा वैसा गांव नहीं है, बहुत डिजिटल गांव है। जो सपना मोदी जी ने भारत को दिखाया था, वो सपना चाइना ने भारत के अंदर घुसकर पूरा कर दिया। तो मोदी जी को इस बारे में थोड़ी सी सोचनी चाहिए। और ये बात खुद राहुल गांधी ने ट्वीट करके बताया, और कई सारे पेपर में भी छपा। चाइना यहाँ पर भी नहीं रुका है।
चाइना लद्दाख के 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर भी अपना कंट्रोल बना चुका है और अरुणाचल प्रदेश के एमपी ने खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर यह बात कही और मोदी जी से अनुरोध किया कि आप इस पर कुछ कीजिए। पर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार सिवाय भारत के मुसलमानों को परेशान करने का और कुछ नहीं कर रही है। खैर, अब मुद्दा यह है कि हमारा दूसरा दुश्मन पाकिस्तान है। पाकिस्तान पहले ही कश्मीर को लेकर भारत में बहुत सारे प्लानिंग बनाता है और तालिबान जो कि इस वक्त काबिज हो चुका है अपने देश अफगानिस्तान पर, और तालिबान ने 2 दिन बाद अपने देश पर काबिज होने के 2 दिन बाद ही उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो छोड़कर कश्मीर के मुद्दे पर भारत को धमकी भी दी थी। और यह बात हमारे देश की सरकार और हमारे देश के लोगों को नहीं भूलनी चाहिए। तालिबान को हल्के में हमें नहीं लेना है। तो पाकिस्तान और तालिबान भी भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब आप मैप के माध्यम से समझिए कि यह खतरा कैसे है। ये हमारे भारत का एक छोटा सा नक्शा है, जहाँ पर एक तरफ ग्रीन साइड में जब आप देखोगे तो ये है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज है। इसे जो ये बॉर्डर हमारे जम्मू से लगती है, कारगिल से लगती है, इसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, जहाँ पर हमारी आर्मी और उनकी आर्मी में झड़प होती रहती है। लेकिन अमेरिका का प्रेशर है तो पाकिस्तान भारत दोनों खामोश हैं, वो दोनों लड़ मर नहीं रहे अभी। दूसरी तरफ आप देखोगे अक्साई चीन, रेड वाला जो बॉर्डर है, अक्साई चीन, ये चाइना का यहाँ पर बहुत सारा आर्मी यहाँ पर उतरी हुई है और हमारे देश के बॉर्डर से ये लगता है, इसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहाँ पर आए दिन चाइना गर्मी दिखा रहा है, हमारे देश के आर्मी का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसे मार रहा है। और हमारी आर्मी हमारे देश के सरकार के ऑर्डर का इंतज़ार करी ताकि उनको खड़े दे, पर उनको खदेड़े, पर उनको ऑर्डर मिल नहीं रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप उतनी ज़्यादा टफ नहीं है। हम सब जानते हैं और हमें इसको एक्सेप्ट करना, अगर एक चाय वाला पीएम बनेगा तो हम चाइना से कभी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मैं सॉल्यूशन में आऊँगा। तो ये जो मैप है आप इसे समझिए कि ये कितना टफ वक्त है हमारे लिए। अब अगर चाइना और रशिया में वॉर होता है तो चाइना की पूरी आर्मी रशिया से लड़ने में, माफ़ करना, अमेरिका और रशिया में अगर वॉर होता है तो अमेरिका की पूरी आर्मी रशिया से लड़ने बिजी हो जाएगी, तो चाइना और पाकिस्तान फ्री हो जाएगा। तो तिनकोनिया हमला होगा। एक तरफ पाकिस्तान भारत पर कश्मीर के मुद्दे पर हमला करने लगेगा, तालिबान उसका साथ देने लगेगा, और चाइना लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। और हमारे देश की आर्मी 3 बड़े ताकतों से लड़ने के लिए सक्षम है या नहीं, यह बात आप बखूबी जानते हैं। हमें अपने आर्मी पर भरोसा है, पर क्या हमारी सरकार ने इस तैयारी कर रखी है कि वो 3 देश का मुकाबला करे? तो आपका जवाब होगा नहीं। मुझे इंटरनल मैटर नहीं पता, पर हर पढ़ा लिखा इंसान समझता है कि यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तब अमेरिका हमारा साथ नहीं देगा, ना ही रशिया, क्योंकि दोनों आपस में ही लड़ने बिजी हो जाएंगे और यहाँ से ये तीनों भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। आज भी गोदी मीडिया अंधभक्तों को मूर्ख बनाने के लिए कह रही है कि मोदी की बात सुनेंगे पुतिन और जो बाइडेन। हालांकि हर पढ़ा लिखा आदमी जानता है कि इससे अंधभक्त बेवकूफ़ बन सकता है, पर एक भारत का पढ़ा लिखा समझदार नागरिक समझता है कि ये सिवाय बेवकूफ़ बनाने का और कुछ नहीं है। क्योंकि इस वक्त मोदी जी खामोश, उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि हमें किसका साथ देना चाहिए, किसका नहीं साथ देना चाहिए, क्या स्टेटमेंट देना चाहिए। चाइना ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि जो मोदी जी हमारे देश के पीएम उनको झूला झूला रहे हैं, ये उनके बस की वजह, इसीलिए चाइना ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा है। बाकी किसी पीएम में चाइना ने इतना एग्रेशन नहीं दिखाया जितना मोदी जी के टाइम में दिखा रहा है, क्योंकि मोदी जी भले से हिंदुत्व कम्युनिटी को खुश कर सकते हैं, पर वो चाइना से मुकाबला करने के लायक नहीं है। अब इतना बड़ा खतरा को कौन रोकेगा? एक तरफ रशिया और अमेरिका लड़ाई के कगार पर है, दूसरी तरफ ये तीनों पाकिस्तान, चाइना, तालिबान इंडिया के खून के प्यासे बने हुए। एक तरफ हमारा महान भारत जो कि एक बड़े कल्चर से मिलकर बना है, इस पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो क्या इसको मोदी जी और अमित शाह बचा सकते हैं? जवाब है नहीं। इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है और ना ही पिछले 7 सालों से हमने देखा कि इन्होंने कोई चाइना या पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी, अखिलेश यादव या फिर ममता बनर्जी, ये इनके भी बस का बात नहीं। अब हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो कई सालों से जागरूक है और हर मुद्दे पर पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ उठा रहा है। उसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी साहब। ओवैसी साहब को अगर तत्कालीन पीएम बना दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को होम मिनिस्टर बना दिया जाए, तो ये दोनों भाई मिलकर चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सबक सिखा सकते हैं। इनके अलावा तीसरा कोई भी ऐसा नहीं है जो इनको सबक सिखाए। मुझे पता है
कि जो हमारे हिंदू भाई है वो इससे मुतफिक नहीं होंगे, पर ये रियलिटी उनके दिल में भी आएगी कि हाँ ये लोग कर सकते हैं। अभी आपकी अपनी चाहत है कि ये हो या ना हो, पर ये रियलिटी है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप रशिया, यूक्रेन और अमेरिका के मुद्दे पर किसके साथ और क्यों खड़े हैं, और क्या आप चाहते हैं कि वसी ब्रदर्स देश का पीएम होम मिनिस्टर बन जाए। आप अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को हिट कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे अभी के अभी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और कम से कम इसे 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए, और अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम रहमत व बरकात आप तमाम भाई और